हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? फटाफट से आ जाइए और आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा यूपीएलटी साइंस, जीआईसी, ईएमआरएस, केवीएस, बीपीएस, बीपीएससी और एस्टेट के लिए होगा। और इंटरफ्रेंस का हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इंटरफ्रेंस पे पहले हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे वाईडीएसई यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, मतलब यंग के द्विस्लिट मॉडल पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसका थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ थ्योरी पार्ट आप लोगों को फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं पहले कोर्स खत्म कर दूं। मेरा सबसे बड़ा टारगेट है आपका कोर्स खत्म करना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अक्टूबर के अंत तक में आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो चलिए, हमारे पास समय बहुत कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए तो हम ऐसे ही वीडियोस अपनी अपलोड करेंगे, क्योंकि लिखना पड़ेगा, फिर पॉज करना पड़ेगा, फिर इसका आंसर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लाइव क्लास में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इस वजह से मैंने सोचा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम आपको ऐसी पीडीएफ के फॉर्मेट, पीडीएफ की मतलब अपलोड करके क्लास देंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आप लोग आ जाइए और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन वाईडीएससी यंग के डबल स्लिट मॉडल पे क्वेश्चन कह रहा है। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान बिल्कुल नहीं हो, दोनों में हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाईडीएसई? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब वाईडीएसई यंग के द्विस्लिट मॉडल या द्विस्लिट प्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्रिंज विद, जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होती है। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य लैम्डा के समानुपाती होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ स्मॉल डी, फ्रिंज की चौड़ाई स्लिट की चौड़ाई डी के समानुपाती होती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीन डिस्टेंस डी, फ्रिंज की चौड़ाई स्क्रीन से स्लिट तक की डिस्टेंस या सोर्स तक की डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब फ्रिंज की जो विड्थ होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसमें से कौन सा कथन आपके लिए बिल्कुल सत्य होगा, ये आप फटाफट से इसका आंसर करेंगे और इसका आप जवाब देंगे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने यंग का जब डबल स्लिट मॉडल पढ़ा था, तो यंग के डबल स्लिट मॉडल में आप लोगों ने पाथ का डिफरेंस निकाला था, मतलब पथ का अंतर निकाला था। बताइए फटाफट से, वाईडीएसई यंग के डबल स्लिट मॉडल में पाथ का अंतर हम लोगों ने कितना निकाला था? y स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये आया था पाथ का डिफरेंस, मतलब पदांतर। ये क्या था? पदांतर, मतलब पाथ डिफरेंस था। ये आप लोगों ने देखा था कि पाथ डिफरेंस ही आया था। अब आपको पता है कि अगर कंडीशन मैक्सिमा की है, मतलब अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है? m इंटू लैम्डा, है ना। ब्राइट फ्रिंज कंडीशन क्या होती है? m इंटू लैम्डा या n इंटू लैम्डा बोल सकते हैं। यहाँ पे n क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 हम ले सकते हैं। तो अगर हम कंडीशन मैक्सिमा की लिखें, तो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? मैक्सिमा की कंडीशन ये होती है, या फिर ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है? ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन ये होती है कि पाथ का डिफरेंस कितना होता है? n लैम्डा होता है। तो अगर हम दोनों को बराबर कर देंगे तो बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा? n लैम्डा इज इक्वल्स टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी आ जाएगा। यहाँ से y बराबर आपके सामने आ जाएगा n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे ये d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी को ही क्या बोलते हैं दोस्त? बताइए। यहाँ पे n d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि y इज इक्वल्स टू होता है n बीटा, y इज इक्वल्स टू होता है n बीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके सामने। तो फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला आपके सामने क्या होता है? फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला आपके सामने होता है d कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। यहाँ पे सारी चीजें आपको पता है क्या क्या है। यहाँ पे लैम्डा मतलब होता है कि जो हमने एक वर्णीय प्रकाश यूज किया है उसकी तरंगदैर्घ्य है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ है। यहाँ पे कैपिटल D मतलब होता है कि सोर्स और स्क्रीन पर्दा की बीच की दूरी है। यहाँ पे स्मॉल डी का मतलब है दो कोहेरेंट सोर्स के बीच की स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे कह रहा है, देखिए कि फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, मतलब फ्रिंज विड्थ स्लिट विड्थ के प्रोपोर्शनल है, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रिंज विड्थ स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फ्रिंज विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीन डिस्टेंस कैपिटल डी, मतलब फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, जो कि गलत है। फ्रिंज की चौड़ाई कैपिटल डी के समानुपाती है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया।
चौथी बात कह रहा है कि फ्रिंज विड्थ जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन ऑफ फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट से फ्रिंज की स्थिति के समानुपाती, जो कि गलत है। फ्रिंज की चौड़ाई कभी भी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। आपको देखिए फ्रिंज की चौड़ाई में क्या आपको फ्रिंज की पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा से फ्रिंज की पोजीशन के समानुपाती दिखाई दे रही है? नहीं, कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो बीटा होता है, मतलब ये जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो फ्रिंज की सेंट्रल से फ्रिंज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि फ्रिंज की चौड़ाई कभी भी फ्रिंज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती कि सेंट्रल मैक्सिमा से फ्रिंज की पोजीशन क्या है। इसका मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही है, फ्रिंज की चौड़ाई इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। अब आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं एन आ रहा है, एन स्मॉल एन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा या ऑर्डर ऑफ मिनिमा। इसका मतलब फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो ना तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा पे डिपेंड करती है ना तो ऑर्डर ऑफ मिनिमा पे डिपेंड करती है। मतलब फ्रिंज की पोजीशन, मतलब ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा से ब्राइट और डार्क फ्रिंज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती। और बाकी आपको याद होना चाहिए कि फ्रिंज की चौड़ाई मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब इस समानुपाती होती है। सोर्स से स्क्रीन की दूरी के समानुपाती होती है और दो सोर्स के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से याद रखिएगा। ये तो हमारा लीनियर फ्रिंज विड्थ है। कैसा है? लीनियर फ्रिंज विड्थ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का भी फॉर्मूला पढ़ा होगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है d = बीटा अपॉन स्मॉल d। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, बताएं। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है ना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ मतलब कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, इसे क्या बोलते हैं? कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। इसे बोलेंगे कोणीय फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखिए आपको सिर्फ लीनियर फ्रिंज विड्थ मतलब रेखीय फ्रिंज चौड़ाई पे डिपेंड करता है और दो सोर्स के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ कभी भी कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता, ये कभी कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता है। ये दोनों फॉर्मूले आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया कि फ्रिंज विड्थ किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा कि वेवलेंथ आपको पता है कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है। तो कभी कभी आप लोगों से कि रेड कलर, वॉयलेट कलर और येलो कलर की वेवलेंथ के हिसाब से फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई पूछ लेता है कि लाल कलर की फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई ज्यादा होगी या फिर वॉयलेट कलर की ज्यादा होगी या फिर पीले कलर की ज्यादा होगी। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताता चलूं, इसको आप फटाफट से, इसको पहले आप अच्छी तरह से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको यहां से ऐसे रब करने जा रहा हूं। आपको पता है कि लैम्डा फॉर आर मतलब लाल कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और इससे कम किसकी होती है? वॉयलेट की। सबसे कम किसकी होती है? वॉयलेट कलर की। सबसे कम वॉयलेट कलर की होती है। इसका मतलब जो फ्रिंज विड्थ होता है वो लैम्डा के प्रोपोर्शन है। इसका मतलब हो गया कि जो फ्रिंज विड्थ लाल कलर की लाइट की जो फ्रिंज विड्थ होगी वो वॉयलेट कलर की, वो येलो कलर की लाइट की फ्रिंज विड्थ से बड़ी होगी और वॉयलेट कलर की लाइट से और बड़ी होगी। मतलब सबसे बड़ी जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वो लाल कलर की होगी, उससे छोटी पीले कलर की होगी, उससे छोटी नीले कलर की या वॉयलेट कलर की होगी। तो ये कभी कभी आपसे ये इंपॉर्टेंट रिलेशन पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग ने ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। एक बात और याद रखिएगा कि YDSE मतलब यंग के द्वि-स्लिट मॉडल में जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो नियत रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिंज की चौड़ाई किसमें रहती है? कांस्टेंट मतलब नियत रहती है। किसमें? YDSE और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और YDSE दोनों में फ्रिंज की चौड़ाई बिल्कुल बराबर होती है, कभी भी कम ज्यादा नहीं होती है। ठीक है दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। हाँ देखिए फ्रेंड, दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आप क्वेश्चन पे टिक मार्क लगा दीजिए, डबल टिक मार्क लगाइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। ये क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कर लेता है, एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई इन अ पर्टिकुलर YDSE यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इज मेजर टू बी बीटा। फ्रिंज चौड़ाई पर्टिकुलर YDSE के एक्सपेरिमेंट में बीटा मापी गई।
व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ क्या होगी इफ अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल, अगर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को दुगना कर दिया जाए, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ, सोर्स मतलब स्लिट के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, एंड सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट इज ट्रिपल्ड, मतलब स्लिट से स्क्रीन के बीच की दूरी को कितना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए तब उस समय फ्रिंज की चौड़ाई पे क्या असर पड़ेगा। हिंदी में लिखा हुआ है किसी विशिष्ट YDSE में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा मापी गई, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दुगनी कर दी जाए, झिर्रियों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब स्लिट के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, और पर्दे तथा झिर्रियों के बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या असर पड़ेगा कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपके सामने ऑप्शंस लिख देता हूं। आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है 10 टाइम्स, मतलब 10 गुनी 10 गुना, ऑप्शन बी 11 टाइम्स मतलब 11 गुना, ऑप्शन सी सेम समान, ऑप्शन डी है दोस्तों 12 टाइम्स मतलब 12 गुना। फटाफट से आप इसका बताइए आंसर कैसे, बहुत आसान क्वेश्चन है मान लेते हैं कि जब हमने फ्रिंज विड्थ नापी YDSE के एक्सपेरिमेंट में तो आ रही थी बीटा, तो कैसे करेंगे फटाफट से एक बार आप लोग खुद भी ट्राई करिएगा। फॉर्मूला आपके सामने है, y इज इक्वल टू होता है d कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब जब इसकी वेवलेंथ को चेंज करेंगे, मतलब तरंगदैर्घ्य को चेंज करेंगे, झिर्रियों के बीच की दूरी मतलब स्लिट्स के बीच की दूरी को हम चेंज करेंगे, या झिर्रियों और पर्दे के बीच की दूरी को हम परिवर्तित करेंगे, तो फ्रिंज की चौड़ाई भी परिवर्तित होगी, जैसे कि आपको पता है। मान लेते हैं कि हमने वेवलेंथ को चेंज किया, तो वेवलेंथ को जब चेंज करेंगे मतलब जब तरंगदैर्घ्य को चेंज करेंगे तो तरंगदैर्घ्य कितनी हो गई है, लैम्डा डैश हो गई है। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज डबल, मतलब दुगनी कर दी जाए, मतलब 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा कर दिया जाए, पहली कंडीशन ही दे रही है। इफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, मतलब झिर्रियों के बीच की दूरी को आधी कर दिया जाए, तो पहले झिर्री के बीच की दूरी क्या थी, d, बाद में क्या कर दी गई, स्मॉल d डैश, तो मान लीजिए कितनी गई d डैश, और ये d/2 कर दी गई, ये दिया गया है कि झिर्रियों के बीच की दूरी आधी कर दी गई, तो कितना हो गया, d डैश हो गया, और झिर्री और पर्दे के बीच की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, मतलब d डैश बराबर कर दिया जाए 3d। ये कंडीशन आपको दोस्तों, ये पूरी स्थिति आपको दी गई है। अब जब आप तरंगदैर्घ्य को चेंज करेंगे, स्मॉल d को चेंज करेंगे, कैपिटल D को चेंज करेंगे, तो फ्रिंज की चौड़ाई में परिवर्तन होगा, और मान लीजिए फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो गई, बीटा डैश हो गई है, तो उस समय फॉर्मूला बनेगा लैम्डा डैश d डैश अपॉन स्मॉल d डैश। अब यथावत सारे मान को रखिए इस समीकरण में, आपको क्या मिलेगा, लैम्डा डैश की जगह रखिए 2 लैम्डा मल्टीप्लाई बाय, गुणा का साइन लगाइए, कैपिटल D डैश की जगह रखिए 3d, d डैश की जगह रखिए d/2 या d डिवाइडेड बाय 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 2 सा हो जाएगा 4, 4 3 सा हो जाएगा 12, मतलब 12, तो ये आपका बन जाएगा 12 d लैम्डा बटे स्मॉल d, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और लैम्डा d अपॉन स्मॉल d होता क्या है, बीटा, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 12 बीटा। इसका मतलब फ्रिंज की चौड़ाई पे क्या असर पड़ेगा, फ्रिंज की चौड़ाई 12 गुना हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल तैयार रहिए दोस्त, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि फ्रिंज की चौड़ाई कभी भी ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और ऑर्डर ऑफ मिनिमा पे डिपेंड नहीं करती, मतलब स्मॉल एन पे डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा समय लग रहा है लिखने में, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दूंगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी ढेर सारे क्वेश्चन थे और समय कम है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आ गया यंग के द्विस्लिट मॉडल और यंग के द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट पे एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम वाले प्रकाश का उपयोग 2 मीटर की दूरी पर 0.6 मिलीमीटर चौड़ाई के चमकीले फ्रिंज उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यदि पूरे उपकरण को 1.5 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इन YDSE young double slit experiment, a light of wavelength 4000 angstrom is used to produce a bright fringe of width 0.6 millimeter at the distance of 2 meter. If
द होल apparatus is dipped in liquid of refractive index 1.5, the fringe width will be, और आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं 0.2 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर, 1.2 मिलीमीटर। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे दोस्त, ठीक है। पहले आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारी चीजें मैंने आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताया है कि जब हम YDSE के पूरे ऑपरेटर्स को उठाकर हम किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डाल देते हैं या लिक्विड में डाल देते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाती है। फ्रिंज की चौड़ाई कितनी घट जाती है? म्यू टाइम्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स घट जाती है। तो चलिए, तो सबसे पहले काम करते हैं कि हम लोग YDSE के एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की चौड़ाई निकालते हैं, फिर उसको हम लोग पूरे ऑपरेटर्स को हम किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में बाद में डुबोएंगे। तो पहले आप लोग फ्रिंज की चौड़ाई निकालिए। कैसे निकालेंगे आपको पता है, आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट दी गई है, विड्थ दिया गया है 0.6 mm और स्क्रीन से स्लिट तक की डिस्टेंस दी गई है 2 मीटर। ये सारे मान आप उठा के रखेंगे और आपको क्या निकालना पड़ेगा? फ्रिंज की चौड़ाई निकालना पड़ेगा, आपको बीटा निकल जाएगा। और जब आप उठा के किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वाली मीडियम में डुबोएंगे तो उस समय फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, तो उस घटी हुई फ्रिंज की चौड़ाई को भी हम निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, देखिए आपको किस अप्रोच के साथ करना है, क्योंकि एग्जाम के समय में आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा और आप लोगों को सोचने में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको सामने दी गई है किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ दी गई है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको आप चेंज कर लीजिए मीटर में, तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁷ मीटर हो जाएगा। और विद मतलब आप समझ में आ गया ना, मतलब दो स्लिट्स के बीच की दूरी है। कह रहा है टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज विद ब्राइट फ्रिंज ऑफ विद 0.6 mm, ब्राइट फ्रिंज ऑफ विद 0.6 mm। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे दिया गया है यूज टू प्रोड्यूस फ्रिंज विद ब्राइट फ्रिंज विद ऑफ 0.6 mm, मतलब ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई दी गई है आपको। और आपको पता होना चाहिए कि YDSE के एक्सपेरिमेंट में जितनी ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई होती है उतनी ही डार्क फ्रिंज की चौड़ाई होती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिंज विद बोलते हैं दोस्त। तो फ्रिंज विद आपको यहाँ पे दे दी गई है, फ्रिंज विद कितनी है? 0.6 mm की फ्रिंज विद आपको दी गई है। कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। और ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, मतलब स्लिट से पर्दे तक की दूरी कैपिटल D कितनी है? आपको 2 मीटर दी गई है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको स्मॉल d की वैल्यू दी गई है, 0.6 mm स्मॉल d दिया गया है। नहीं नहीं नहीं, इन YDSE लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फ्रिंज विद ब्राइट फ्रिंज ऑफ विद चौड़ाई 0.6 mm। हिंदी में पढ़िए, यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का उपयोग 2 मीटर की दूरी पर 0.6 mm चौड़ाई के चमकीले फ्रिंज उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो चमकीले फ्रिंज की चौड़ाई आपको पता है 0.6 mm, और जो चमकीले फ्रिंज की चौड़ाई होती है दोस्त वही तो होती है आपकी फ्रिंज विड्थ। तो चलिए, अब आपको सारी चीजें तो दी गई हैं, तो क्यों ना उठा के हम सारे वैल्यूज को उठा के पुट करते हैं। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5। तो जब उठाकर आप उसको किसी लिक्विड वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई चेंज होगी, कितना हो जाएगी? बीटा डैश हो जाएगी। ये बराबर होता है बीटा बटे म्यू, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया गया है। ये फ्रिंज विड्थ कब होगा? ये फ्रिंज विड्थ है किसी लिक्विड में। फ्रिंज की चौड़ाई किस में है? ये द्रव में है। ये है फ्रिंज की चौड़ाई द्रव में, द्रव्य में फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, ये द्रव्य में फ्रिंज की चौड़ाई है दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? इससे देखिए, ये आपके सामने दिया गया है, कैसे बताएं? चलिए, ये आपके सामने बीटा क्या है? फ्रिंज चौड़ाई है वायु में, वायु में फ्रिंज की चौड़ाई, मतलब एयर में फ्रिंज की चौड़ाई है, ठीक है दोस्त। और ये क्या है? इसको बोलेंगे अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो सारा मान और सारी वैल्यूज आपको दी गई, उठा के पुट करिए। तो बीटा डैश बराबर हो जाएगा बीटा बटे म्यू, और बीटा आपको पता है 0.6 डिवाइडेड बाय 1.5, और ये किसमें है दोस्त? मिलीमीटर में है ना, मिलीमीटर में। तो उसको आप किसमें रखिए? मिलीमीटर में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये भी किसमें है? मिलीमीटर में, और आंसर भी किसमें आ रहा है? मिलीमीटर में आ रहा है। तो चलिए, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले यहाँ से हटा दीजिए। तो एक काम करते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो आप करेंगे 0.6, और यहाँ से हटाएंगे तो आप लगाएंगे 10, और यहाँ से हटाएंगे तो आपको लगाना पड़ेगा 10। कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। तो 10 से 10 कट जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 15। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसको आप कर सकते हैं 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे आप उतारेंगे 0, और 15 4 टाइम्स 60 हो जाता है, 0.4 mm हो जाएगा। इसका मतलब फ्रिंज की चौड़ाई कितनी घट जाएगी दोस्त? फ्रिंज की चौड़ाई घटकर हो जाएगी 0.4 mm,
0.4 mm हो जाएगी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, और हो सकता हो यहाँ पे हमारे साथी गलत कर जाएं और ये स्मॉल डी समझकर फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लें। नहीं, आपको सारी चीजें दी गई हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें तरंगदार दी गई, इसका कोई यूज नहीं है। आपको कैपिटल डी दिया गया, इसमें कोई यूज नहीं है। तो क्वेश्चन को बेवकूफ बनाने के लिए सारी चीजें दी गई, और आपको सारी चीजें दी गई। बीटा की वैल्यू दी गई, फ्रिंज की चौड़ाई वायु में दी गई, द्रव का अपवर्तनांक दिया गया, और जब हम फ्रिंज की चौड़ाई हम जब द्रव में निकालेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, और घटी हुई फ्रिंज की चौड़ाई हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हमारे पास सूत्र है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आ गया, ये भी आपका यंग के डबल स्लिट मॉडल पे है। तो आज के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे ना, वो सिर्फ यंग के डबल स्लिट मॉडल पे क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद पहले हम आपको पढ़ाएंगे न्यूटन्स रिंग, और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में आपको पढ़ा चुका हूँ, न्यूटन्स रिंग में पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे फिर फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की, लियोट्स मिरर की, थिन फिल्म की, और न्यूटन्स रिंग की, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये हमारा आई थिंक चौथा या पांचवा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कोहेरेंट सोर्स आर 0.3 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब एक दूसरे से 0.3 मिलीमीटर की दूरी पर हैं। दे आर 1 मीटर अवे, मतलब ये 1 मीटर की दूरी पर हैं फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब पर्दे से। मतलब कैपिटल डी का मान दिया गया 1 मीटर, स्मॉल डी की वैल्यू दी गई 0.3 मिलीमीटर। द सेकंड डार्क फ्रिंज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 0.3 सेंटीमीटर, मतलब दूसरी डार्क फ्रिंज की जो स्थिति है सेंट्रल मैक्सिमा से वो 0.3 सेंटीमीटर पे है। द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ फ्रिंज फ्रॉम द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फोर्थ यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्राइट फ्रिंज, ये लिख दीजिएगा ब्राइट फ्रिंज। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की हमें पोजीशन पता करनी है सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी होगी। आसान क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, आपको सारी चीजें पता है, मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं कि जब हम लोग मैक्सिमा की बात करते हैं कि मान लीजिए किसी पॉइंट पर अगर मैक्सिमा की कंडीशन हो रही है, या ब्राइट फ्रिंज बन रही है, या डिप्थ फ्रिंज बन रही है, डिप्थ फ्रिंज बन रही है, तो पहले हम लोग देखेंगे डिप्थ फ्रिंज। डिप्थ फ्रिंज मतलब हो गया ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आपको पता है, मैंने आपको बताई थी, n लैम्डा इज इक्वल्स टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी, और यहाँ पे आप लोग n लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको वाई एन की वैल्यू कितनी मिल जाती है, n डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पे ये क्या है, ये है आपकी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा से। दिस इज द पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंट्रल ब्राइट केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से ब्राइट फ्रिंज दीप्त फ्रिंज की पोजीशन है, या दीप्त फ्रिंज की स्थिति है सेंट्रल से। चलिए ये आपको पता चल गया। दूसरी कंडीशन आपको मैंने बताई थी अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त फ्रिंज की कंडीशन क्या होती है दोस्त, मतलब डार्क फ्रिंज की कंडीशन कैसी होती है। मान लीजिए किसी पॉइंट पर इंटरफेरेंस का पैटर्न हो रहा है और वहां पे डार्क फ्रिंज बन रही है, तो कंडीशन क्या होती है बताइए फटाफट से। 2n-1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू yn/d बाई कैपिटल D। ये पाथ डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, मतलब संकोशी व्यतिकरण के केस में। ये पाथ डिफरेंस होता है विनाशी व्यतिकरण के केस में, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। और डार्क फ्रिंज आपकी कब बनेगी, जब उसकी इंटेंसिटी, जब तीव्रता, मतलब जब अध्यारोपित होने वाली दो प्रकाश से, या जो अध्यारोपित होने वाली दो प्रकाश की तरंगों से जब एक नई तरंग बनेगी तो उसकी तीव्रता बिल्कुल न्यूनतम होगी, और जो उस न्यूनतम तीव्रता पे आपको डार्क फ्रिंज मिल जाएगी। और उसमें पथ का अंतर कितना होगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होती है आपको पूरी तरह से पता है। यहाँ पे n की वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, +-1 +-2 +-3 होती है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 1 2 3 4 डॉट डॉट, मतलब +-1 +-2 +-3 +-4। क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर भी अल्टरनेटिव ऑर्डर में डार्क ब्राइट फ्रिंज बनती है, और सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे भी अल्टरनेटिव ऑर्डर में डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनती है। इस वजह से हमने प्लस करेंगे, ठीक है। चलिए ये कंडीशन आप जानते हैं। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बाई एन निकाल सकते हैं। तो बाई एन बराबर आपका होता है d अपॉन लैम्डा स्मॉल d, ये आपका हो जाएगा 2n-1 इंटू 2।
कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं। देखिए थोड़ा सा गलत मत करिएगा, आराम से करिएगा। ये आपका देखिए यहाँ पे कुछ एक गलती हो गई, इसको फिर से छाप लेंगे। हाँ देखिए वाई एन कितना हो जाएगा, यहाँ से वाई एन को निकालना है, तो वाई एन कितना हो जाएगा, डी बाई डी हो जाएगा इंटू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा। ये सब मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, मतलब गुणे का साइन लगा हुआ है, डी अपॉन डी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पे n की वैल्यू हम लगेंगे 1 2 3 4, तो आपको फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिल जाएगी। यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। इसी तरह से, तो ये अब कंडीशन पहले आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, फिर हम अपने आएंगे क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, देखिए अब आपसे कह रहा है कि द सेकंड डार्क फ्रिंज, मतलब सेकंड डार्क फ्रिंज, मतलब यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे तो सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन पता चल जाएगी। द सेकंड डार्क फ्रिंज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 0.3 सेंटीमीटर, मतलब y2d आपको दिया गया है 0.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है दोस्त, 2 है, मतलब सेकंड डार्क फ्रिंज की बात की गई। उठा के पुट करिए तो ये y2d बराबर आपको कितना मिल जाएगा, y2d बराबर मिल जाएगा d बटे स्मॉल d, और n की जगह 2 रखिए। ठीक है, n की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जब n की जगह 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा हाँ n बराबर रखिए 2 2 to 4 माइनस 1, तो ये आपका मिल जाएगा 3/2 लैम्डा। कितना मिल जाएगा, 3/2 लैम्डा मिल जाएगा। भाई यहाँ पे आप n की जगह 2 रखेंगे ना, 2 to 4 माइनस 1 मतलब 3/2 लैम्डा हो जाएगा। अब आपको देखिए कोवेलेंट सोर्स दिया गया है, मतलब स्मॉल d की वैल्यू दी गई है, कैपिटल D की वैल्यू दी गई, कैपिटल D कितना दिया गया है, कहाँ गया कैपिटल D, हाँ देखिए कैपिटल D की दी गई है 1 मीटर, यहाँ पे आपको कैपिटल D दिया गया है 1 मीटर। तो सारी वैल्यूज उठा के पुट करिए दोस्त, तो y2d कितना दिया गया है, y2d दिया है 0.3 सेंटीमीटर, तो ये है 0.3 सेंटीमीटर। कैपिटल D आपके पास कितना है, देखिए कैपिटल D दिया गया है आपके सामने, दे आर 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन, मतलब पर्दे से 1 मीटर दूरी पर हैं। अब सबसे बड़ी बात ये दिया गया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज भी करिए, तो 10⁻⁻2 कर देंगे, और कैपिटल D की जगह करेंगे आप 1 मीटर 1 मीटर कर देंगे। स्मॉल डी के लिए दी गई है 0.3 mm, तो मतलब 0.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3 करना पड़ेगा, इंटू 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई लैम्डा हो जाएगा। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। सबको हमने SI यूनिट में रख दिया है। अब आप देखिए कैसे करेंगे। आपको y2d की वैल्यू पता चल गई, स्मॉल d की वैल्यू आपको पता चल गई, स्मॉल d की वैल्यू कितनी थी, 0.3 mm थी। अब यहाँ से आप लैम्डा निकाल लीजिए, लैम्डा कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे कि 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁻ हो जाएगा -5। 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को हम कर देंगे डिवाइड, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और पॉइंट हटा के यहाँ पे ले जाएंगे, तो आपको हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7। देखिए हमने कर दिया है डायरेक्ट, और आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इधर लेके जाएंगे तो 10⁻7 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा मीटर में। वेवलेंथ किस में आ जाएगी दोस्त, मीटर में आ जाएगी। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। ये वेवलेंथ हमारी कांस्टेंट है, मतलब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की गई इसने वेवलेंथ की। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, मतलब चौथे ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आपसे पूछी जा रही है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग यही कर लेते हैं। चौथे ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगा, चौथे ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन हमें मिलेगी 4 ब्राइट फ्रिंज की, मतलब y4b। 4b का मतलब हो गया चौथा ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। तो n बराबर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो आ जाएगा आपका 4 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, सारा मान रखिए 4 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ कितनी है 6 × 10⁻⁻7 है। कैपिटल D मतलब 1 मीटर है, मतलब इसको जब हम करेंगे 100 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी 1 मीटर है तो उसको मीटर में रहने दीजिए। अब स्मॉल d कितना है, स्मॉल d आपके पास 0.3 मीटर, मतलब इसको आप चेंज कर दिए मीटर में, तो ये आपका हो गया 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कितनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, बताएं। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। चलिए इसको एक काम करते हैं, काटते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 1 8 हो जाएगा, और इधर जाएगा 10⁻4 हो जाएगा, तो आपको बचेगा 10⁻�7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+4। देखिए मैंने कर दिया है डायरेक्ट, थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट इधर ले जाएंगे तो 10⁻4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। यहाँ से आपको देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 × 10⁻⁻3, ये आ जाएगा आपका किसमें आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा।
लेकिन हमको तो लेकर आना है सेंटीमीटर में, तो चलिए इसको सेंटीमीटर में लेकर आ सकते हैं। ये हमारा 8 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर भी हो सकता है और ये 0.8 सेंटीमीटर भी हो सकता है। इसका मतलब चौथे ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कितनी है दोस्त, 0.8 सेंटीमीटर है, और 0.8 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इतना समय मैंने ले लिया है, लेकिन आप लोग इतना समय मत लीजिएगा, आप लोगों को काफी तेजी से करना है, लेकिन आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज और पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा से। तो उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपने क्या निकाला, इस पहले कंडीशन से आपने निकाल लिया मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकाल ली। ये हमारी नियत है, क्योंकि हमने एक ही तरह का सोर्स यूज किया, हमने सोर्स चेंज नहीं किया, और जैसे आप सोर्स चेंज नहीं करेंगे तब तक तो लैम्डा सेम रहेगा, सोर्स चेंज कर देंगे तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, क्योंकि सोर्स चेंज किया नहीं गया इसलिए लैम्डा चेंज नहीं होगा। अब चौथे ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन कैसे निकालेंगे, y4b, y4b का मतलब हो गया n बराबर 4 लैम्डा d अपॉन d, हमने सारे मान रख दिए, 0.8 सेंटीमीटर आपके सामने आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने सारे थ्योरी पार्ट आप लोगों को बता दिया है। अब आपको थोड़ा सा मेरा प्रैक्टिस, जितने भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में फॉर्मुलेज लिखवाए हैं, कंडीशंस लिखवाए हैं, आप उसको याद कर लीजिए, जिस तरह से हमने याद कर ली, इस तरह से आप भी याद कर लीजिए, और तब आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको काफी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, जब हमने लैम्डा वेवलेंथ की लाइट यूज करी तब 60 फ्रिंजेस आर सीन ऑन द स्क्रीन, तब स्क्रीन पे हमें कुल फ्रिंजों की संख्या कितनी दिखाई दे रही, 60। इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज डिक्रीज बाय 50%, अगर उस लाइट की वेवलेंथ को 50% तक घटा दिया जाए तब नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन द सेम स्क्रीन विल बी, उसी स्क्रीन पे कितनी फ्रिंजेस आपको देखने को मिलेंगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए आपके सामने ये दो स्लिट्स हैं, ठीक है, और ये लाइट का सोर्स है, और आपके सामने ये एक स्क्रीन है, और मान लीजिए यहाँ से एक क्या निकल रहा है, वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, ठीक है, वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए आपका ये क्या हो गया, सेंट्रल ब्राइट आपका यहाँ बन गया, कोई दिक्कत नहीं, एक वेव ऐसे ऐसे गई, मान लीजिए इस पॉइंट पर आ गई, और एक वेव ऐसे ऐसे गई, मान लीजिए इस पॉइंट पर आ गई, और दोनों यहाँ पे मिल रही हैं, और दोनों का ध्रुवण हो रहा है। इस पॉइंट पे मान लीजिए कोई किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस हो रहा है, मुझे पता नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पोजीशन आप ये जानते हैं कि यहाँ तक से लेकर यहाँ तक की पोजीशन कितनी होती है, मान लीजिए पोजीशन है yn, कितनी पोजीशन है दोस्त, yn मान लेते हैं। तो क्या इस yn की पोजीशन को हम निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है। बताइए इस yn की पोजीशन को कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए yn की पोजीशन हम लोग कैसे निकालते थे। यहाँ से हम लोग ऐसे डॉटेड डॉटेड ऐसे खींचते थे, ये हमारा लैम्डा हो जाता था, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट क्या कहलाता था, पाथ डिफरेंस कहलाता था, मतलब पथ का अंतर कहलाता था। ये भी एंगल कितना होता था, थीटा होता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम d बोलते थे, और ये सोर्स हमारा s1 होता था, ये सोर्स हमारा s2 होता था, और सोर्स के बीच की दूरी कितनी होती थी, स्मॉल d होती थी। आपको ये सब कुछ पता है। अब आप मुझे बताइए पोजीशन हम y कैसे पोजीशन, इस केस में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पाथ डिफरेंस तो आपको बताइए कैसे निकालते थे, पाथ डिफरेंस, ये डिस्टेंस कितना है d, ये थीटा, तो ये पाथ डिफरेंस निकल जाता था, और कितना निकलता था, d sin थीटा निकलता था, कुछ याद आ रहा है। और क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता था तो हम sin थीटा को किसके बराबर ले लेते थे, tan थीटा के बराबर ले लेते थे, और ये आपके सामने tan थीटा बराबर होता था लंब बटे आधार, और इसकी जगह हम क्या करते थे, लंब yn डिवाइडेड बाय हम कर देते थे कैपिटल D, और ये हो जाता था x। बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए ठीक है, अब मान लेते हैं x क्या है, पार्ट डिफरेंस, और पार्ट डिफरेंस मान लेते हैं n लैम्डा, कितना मान लेते हैं लैम्डा, मतलब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, समपोषी व्यतिकरण हो रहा है, मान लेते हैं। तो हमारा ये हो गया n लैम्डा इज इक्वल्स टू d yn डिवाइडेड बाय कैपिटल D, तो yn बराबर कितना आ जाएगा, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए कोई समस्या है यहाँ तक, किसी को भी कोई समस्या है यहाँ तक? ये चीज मैं ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए अब ये जो yn है ना, अगर हम इस yn के सेक्टर को, इसको बोलते हैं सेक्टर, इसको हम अगर नियत मान लें, तो कितना मान लें इसको, नियत कांस्टेंट मान लें, तो देखिए अगर हम वेवलेंथ को चेंज करेंगे तो हमारा n भी चेंज होगा, और अगर हम स्मॉल d को चेंज करेंगे तो भी n चेंज होगा, कैपिटल D को चेंज करेंगे तो भी n चेंज होगा। मतलब n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। तो ऑर्डर ऑफ, अगर हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं, नियत कर देते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा लैम्डा पे भी डिपेंड करेगा, d पे भी डिपेंड करेगा, स्मॉल d पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वेवलेंथ को चेंज किया जा रहा है, मतलब तरंगदैर्घ्य को चेंज किया जा रहा है, मतलब कैपिटल D और स्मॉल d को चेंज नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि n लैम्डा d बटे स्मॉल d बराबर हो जाएगा नियत कांस्टेंट,
और यहाँ पे क्योंकि कैपिटल डी और स्मॉल डी को चेंज नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब एन लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब अगर हम लैम्डा को चेंज करेंगे, मतलब वेवलेंथ को घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो हमारी फ्रिंज, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज या नंबर ऑफ फ्रिंजेस, मतलब उस सेक्टर में कितनी फ्रिंजेस हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी है, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस। नंबर ऑफ क्या है दोस्त, ये फ्रिंजेस है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, वही है कि नहीं। तो हमारी नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या होंगी, चेंज होगी। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैसे चेंज होंगी, वेवलेंथ की चेंज होने से चेंज होगी। इसका मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा, n किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूं, करा चुका हूं। तो चलिए क्या हम लोग यहाँ पे n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 कर सकते हैं। शुरुआत में हमारा नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी थी, 60 फ्रिंजेस बन रही थी, मतलब 60 फ्रिंजेस बन रही थी। और यहाँ पे लैम्डा 1 कितना हमने यूज किया था, मान लीजिए लैम्डा यूज किया था, हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछ रहा है, अगर हम वेवलेंथ को आधा कर दें, आधा मतलब लैम्डा बाई 2 कर दें, तो यहाँ से लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, n2 बराबर आ जाएगा 120 फ्रिंज। इसका मतलब अगर हम वेवलेंथ को आधा कर देंगे तो उसी सेक्टर में नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हो जाएंगी, 120। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने सारी आपको थ्योरी चीजें, थ्योरी क्लास तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा, इसमें आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं 100% में बिल्कुल सही हूँ, हो सकता हूँ मुझसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। और अगर मुझसे कुछ गलती अगर हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस गलती को सुधारूंगा। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, आपके सपोर्ट की बेइंतहा इस समय मुझको बहुत ज़रूरत है दोस्त, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम आज के इतने क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, इतने क्वेश्चन रखते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्वेश्चन अगर चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं यूपीएलटी साइंस, जीआईसी, एमआरएस, केबीएस, बीपीएससी, स्टेट में मैं और ढेर सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है दोस्त। चलिए यहाँ पे हम आज की क्लास को करते हैं समाप्त। पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।